बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टॉपिक हमारा जो डिस्कस करना है आज वो क्या है? कैपेसिटर। पॉइंट नंबर 1 और सबसे बड़ा क्वेश्चन, कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर बेटा हम बात कर लेना कैपेसिटर की, तो जो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस है इसमें फ़र्क क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि डिपेंडेंस, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से डिपेंडेंस देखेंगे, कंडक्शन भी देखेंगे, इसके अंदर ही इंडक्शन भी देखेंगे इसी के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों होती है। आपने बेटा एक देखा होगा कैमरा, फ्लश वाला कैमरा, छोटा सा कैमरा होता है, उसके अंदर सेल डाल देते हैं और जब वो फ्लश मारते हैं तो बहुत तेज़ लाइट निकलती है, ऐसे होता है ना। और इतनी तेज़ होती है कि अगर छोटा बच्चा हो तो उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं रिफ्लेक्शन के नतीजे में। ठीक है, अब सोचने की बात यह है कि वो देखें उसके अंदर वो छोटा सा सेल डाला है, छोटा सा सेल, उस छोटे से सेल क्या वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है कि वो इतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर दे? इम्पॉसिबल। वो छोटा सा सेल हमने उसके अंदर डाला है, हमने उसके अंदर कोई बड़े वोल्टेज वाली, बड़े पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेल या बैटरी नहीं डाली, हमने उसके अंदर बैटरी डाली है उस कैमरे के अंदर। और हमें पता है कि बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी का काम होता है बेटा, जो केमिकल एनर्जी होती है उसको किसके अंदर चेंज करना होता है? किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल रिएक्शन होंगे और उसके नतीजे में केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब पॉइंट वही है मेरा कि वहां पे इतनी एनर्जी आती कहां से है। या फिर एक और मैं आपको जनरल एग्जांपल से समझाता हूं। देखें हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई होती है ना, वो सिर्फ चंद एक एम्पेयर्स में की जाती है, बहुत कम एम्पेयर्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो फैन वगैरह, ये जो पंखे हैं, मोटर हैं, ये भी 5 एम्पेयर इसके ऊपर ही काम करती हैं। ठीक है, इतने से करंट के ऊपर काम करती हैं। अब सपोज करें बाहर से घर के अंदर जो बिजली की सप्लाई आ रही है वो है 5 एम्पेयर। कितनी है? 5 एम्पेयर। लेकिन घर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट आपने चलाना है उसको कितनी चाहिए? 25 एम्पेयर। यानी कि पंखे को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ती है, लेकिन जब एक बार वो चलने लग पड़ा फिर आप थोड़ी सी भी उसको दोगे ना एनर्जी, वो चलता रहेगा। स्टार्ट करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। जैसे बायोलॉजी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, बेशक वो आपके पास फैन है, मोटर है, कोई भी चीज है, या कैमरा लिख लें या फिर फ्रिज लिख लें, फ्रिज की भी एग्जांपल समझाता हूं। अब इन सभी चीजों को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। बाहर घर में 5 आ रही है, चाहिए ज्यादा, तो क्या करेंगे? तो बेटा क्या किया जाएगा, एनर्जी यहां से लेके ना स्टोर करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अंदर एनर्जी इस तरह से स्टोर कर दी जाएगी। जब हम इसके अंदर, इस सब्सटेंस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं, एक जनरल नाम देते हैं कंडेंसर का, कैपेसिटर का जो नाम है इसका क्या नाम होता है? कंडेंसर। कंडेंसर। अब जब इसके अंदर इतना चार्ज स्टोर कर लेंगे, चार्ज होता क्या है आपको अगर पता है, I = Q/T, जब चार्जेस यूनिफॉर्मली मूव करेंगे तो वही करंट प्रोड्यूस करेंगे ना, तो चार्जेस को स्टोर किया जाएगा। जब इतना चार्ज स्टोर हो जाएगा फिर उसको यकदम से भेज दिया जाएगा। जब वो यकदम से जाएगा तो वो उस मोटर को, फैन को, या कोई भी इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कर देगा? चला देगा, घुमाना शुरू कर देगा, उसकी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। समझ आ गई बात? तो बेटा अब समझ में आ गया कैपेसिटर का काम क्या होता है। जिस तरह से घरों के अंदर ना हमारे टैंक रखे जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, इसी तरह से कैपेसिटर का काम भी कुछ टैंक की तरह से ही है। पानी को क्या, पानी को तो खैर स्टोर नहीं करना, किस चीज को स्टोर करना है? चार्जेस को स्टोर करना है, ताकि क्या काम हो सके? करंट प्रोड्यूस हो सके और जितना चाहिए उतना हो सके। अब जो सेल है ना, जो कैमरे की मैंने एग्जांपल दी, कैमरे में भी यही मैकेनिज्म है। सेल छोटा सा है, सेल जो है वो 0.5 एम्पियर का होगा। अब कैमरा जो फ्लैश वहां पे लगा है वो ज्यादा है का है, तो चार्ज जो होगा ना वो वहां से निकलता जाएगा, सेल से निकल के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती जाएगी, जिसके नतीजे में वो जो चार्ज होगा वो कहां पे स्टोर किया जाएगा? कंडेंसर के अंदर स्टोर किया जाएगा।
और जब आप उसको प्रेस करोगे, प्रेस करने से वो चार्ज यकदम उसको दे दिया जाएगा, जिसके नतीजे में बहुत ही तेज लाइट प्रोड्यूस होगी और उसी वक्त बंद भी हो जाएगी क्योंकि चार्ज खत्म हो गया। समझ आ गई बात। अच्छा, एक और एग्जांपल घरों में जब हम बात करते हैं बेटा, फ्रिजेस की बात कर लें या रेफ्रिजरेटर्स कह देता हूं आपको। अब बेटा फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर रखा जाता है, स्टेबलाइजर याद है? तो उसमें पहले करंट दिया जाता है, फिर आगे पास किया जाता है। तो वो करंट थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता है, डायरेक्ट नहीं देता उसको, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता है। उसमें भी हम ये तो नहीं कह सकते डायरेक्टली तौर पर कि सारे का सारा मैकेनिज्म यही हो रहा है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो जितनी देर के लिए उस करंट को, चार्ज को अपने पास रखता है, वो इसलिए रख रहा होता है ताकि वो उतना चार्ज प्रोड्यूस कर ले, उतना चार्ज जमा कर ले जितना कि उसको स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है। समझ आ गई बात? तो असल में इन चीजों को स्टार्ट करवाने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। समझ आ गई बात? ओके, अब हम बेटा बात करते हैं यहां पे कैपेसिटर की कुछ वर्किंग के बारे में। अच्छा जी, अब वर्किंग समझने से पहले मैं आपको दो टर्म समझाऊंगा। टर्म नंबर फर्स्ट, रेजिस्टर। पहले टर्म कौन सी है? रेजिस्टर। और जो सेकंड टर्म है वो है कैपेसिटर। आपने ना इस सेकंड ईयर के अंदर बेसिकली तीन टर्म सीखनी है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। क्या? इंडक्टर। रेजिस्टर जो आप कैपेसिटर है इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, रेजिस्टर पढ़ोगे, उससे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इंडक्टर पढ़ोगे। ठीक है? रेजिस्टर क्या चीज है? रेजिस्टर का काम होता है चार्जेस को रोकना, कैपेसिटर का काम है चार्जेस को स्टोर करना। समझ आ गई बात? यानी कि कैपेसिटर और रेजिस्टर ये इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस असल में एक करैक्टर है, एक करैक्टरिस्टिक फीचर किसका है? रेजिस्टर का। रेजिस्टर की एक खूबी है, उस खूबी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। इसी तरह से कैपेसिटर है, कैपेसिटर की एक खूबी है और उस खूबी का नाम क्या होगा? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। तो याद रखना कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर दोनों अलग चीजें हैं, एक चीज का नाम नहीं है। अब कैपेसिटर होता क्या चीज है? पहली रेजिस्टर की मैंने बात की। रेजिस्टर कहते हैं जो कि करंट को गुजरने नहीं देता। क्यों गुजरने नहीं देता? बिकॉज उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या, बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, चार्जेस फ्लो नहीं करते। लेकिन अगर इसके बरक्स में बेटा यहां पर बात कर लूं आपसे कंडक्टर के बारे में, इसके बारे में, कंडक्टर के बारे में, तो कंडक्टर जो है वो करंट को गुजरने देता है, कंडक्टर करंट को पास होने देता है। क्यों? बिकॉज जो कंडक्टर होता है बेटा उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, इसी वजह से वो पास होने देता है। समझ आ गई बात? चले, अब वैसे यहां पे एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, बता देता हूं, लेकिन आंसर उसका नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। हमने कहा था कि चार्जेस जब फ्लो करेंगे, चार्जेस के फ्लो करने से क्या प्रोड्यूस होता है? अब इस कंडक्टर के अंदर ना, कोई भी कंडक्टर ले लो बेटा, हर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब सोचने की बात ये है कि अगर इसमें चार्ज फ्रीली मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं? नहीं होता। इसकी क्या वजह है? अगर एक तरफ हम कह रहे हैं कि चार्जेस फ्लो करेंगे, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी तरफ चार्जेस मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, फिर करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है? अच्छा जी, अब कंडक्टर की समझ आ गई बात। इसका मतलब यह है कि बेटा अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर का एक और नाम है, वो क्या है? कंडक्टर। क्योंकि अगर कैपेसिटर चार्ज को वाकई में स्टोर करता है तो चार्ज को तभी स्टोर करेगा ना जब उसके पास एबिलिटी होगी चार्जेस रखने की। अगर वो रेजिस्टर है तो फिर तो कर ही नहीं पाएगा। इसी वजह से हम क्या लेंगे बेटा, कैपेसिटर में दो प्लेट्स ले लेते हैं, दो कंडक्टर प्लेट्स ले लिया आपने।
ये ले, समझ आ गई बात। अब ये दोनों जो प्लेट्स होंगे ना बेटा, इन दोनों प्लेट्स को आपने अटैच कर देना है एक सोर्स के साथ। अब देखें, मैंने सोर्स पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइड, जैसे मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा, बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, एक बैटरी के साथ मैंने दो प्लेट्स, कंडक्टर प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया जिसके पोटेंशियल डिफरेंस V है। जैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहां से किस चीज को खींचेगा, कंडक्टर में पहले से मैंने कहा था क्या चीज मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन यहां से सारे मूव करके किधर चले जाएंगे, पॉजिटिव साइड। जब इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज तो निकल गया, पीछे प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम कह देंगे कंडक्शन। क्या नाम देंगे, कंडक्शन। जब इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो साथ वाली प्लेट है ना, तो इस प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट की वजह से सेकंड प्लेट के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। हम कहेंगे कि यहां पर जो सेकंड प्लेट में चार्ज आया है वो किस प्रोसेस से आया, आप कहेंगे इंडक्शन से। यहां पर किस प्रोसेस से आया, कंडक्शन के नतीजे में। समझ आ गई बात। अब ये जितने चार्जेस को स्टोर कर लेंगे वो इसकी कैपेसिटेंस होगी, यानी कि आपके पास जो चार्जेस हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के, सोर्स के। फर्ज करें दोनों प्लेट्स के ऊपर बेसिकली तो देखें अगर हम, तो इस प्लेट पे चार्ज है, इसकी वजह से इस पे चार्ज आ गया, जब इस पे चार्ज खत्म होगा ऑटोमेटिकली इस पे भी खत्म हो जाएगा। यानी कि हम चार्ज यहां पर ये नहीं कहने वाले कि Q1 ये वाला, Q2 ये वाला, नहीं, हम यहां पर कहेंगे कि इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, Q, और वो किस वजह से आया, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वजह से आया ना, तो हम कहेंगे जो Q होगा इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। बेटा ये कांस्टेंट खत्म नहीं किया हमने, यहां पे देखे ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं यहां पे K कांस्टेंट नहीं है, यहां पर कैपेसिटेंस की बात हो रही है और कैपेसिटेंस उसकी खूबी है। तो यहां पर हम K की बात नहीं करेंगे, यहां पर बात होगी C की, जो कि प्रॉपर्टी है किस चीज की, कैपेसिटर की। समझ आ गई बात। अब अगर मैं यहां पर बेटा यहां पर ग्राफ बना लूं Q और V के बीच में, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, हम V और Q के बीच में अगर ग्राफ बना लेते हैं तो ये बेटा आपके पास बिल्कुल एक सीधी लाइन आ जाएगी, यानी कि जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे जो चार्ज होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कैपेसिटेंस की बात होगी तो कैपेसिटेंस चार्ज और इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कैसे वो भी देखते हैं। अगर मैं कैपेसिटेंस को इधर रखता हूं तो बेटा Q ओवर क्या आ जाएगा, V। अब अगर हम डायरेक्टली तौर पे देखें तो हमें लग रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, सपोज करें मैं कहता हूं मेरे पास एक चार्ज 2, पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज 20, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट्स, कितने 10 वोल्ट्स, ठीक है, 20 कॉलम ओवर 10 वोल्ट्स। अब आंसर क्या आएगा, 2। अब देखें जरा, अगर मैं बेटा यहां पर बढ़ा देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 10 से 20 किया, पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे तो चार्ज भी तो डबल होगा ना, तो चार्ज कितना आ जाएगा 40, आंसर फिर क्या आएगा 2 आएगा। यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो फिर कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करती है,
याद रखना जो कैपेसिटेंस है ये चार्ज के ऊपर डिपेंड भी नहीं कर रही और जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही। फिर ये डिपेंडेंट किस चीज के ऊपर है उसको हम देख लेते हैं, डिपेंडेंस। ये बेटा डिपेंड करती है ज्योमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर? ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर आप तो समझ गए हैं ना, ठीक है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी। और किसके ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम बिटवीन प्लेट्स। मीडियम बिटवीन प्लेट्स, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब यहां पर जो मीडियम होगा ना वो इसकी कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है बढ़ा भी देगा कम भी कर देगा। कैसे करेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, ठीक है। अब एक आखिरी चीज रह गई यहां पर, दैट इज अ यूनिट। यूनिट क्या होता है इसका? अब यूनिट इसका ये होता है कि देखें, C इज इक्वल टू Q ओवर V। इसका यूनिट क्या होता है चार्ज का? कॉलम डिवाइडेड बाय वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? CV इनवर्स 1 इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। या फिर इसका एक सेकंड यूनिट होता है, दैट इज अ फैरेड। क्या है? फैरेड। लेकिन ये जो फैरेड है बेटा ये एक लार्ज यूनिट है। कौन सा यूनिट है? लार्ज यूनिट। अगर स्मॉल यूनिट की बात करें तो माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, दैट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ फैरेड। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से बेटा ये आपके पास कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन हो गया। इंशाल्लाह कल को एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर।